दोस्तों आज हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं क्लास का जो है तीसरा चैप्टर आव्यूह है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसे या के अंदर लिखते हैं। देखिए आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो आव्यूह यानी मैट्रिक्स 12वीं क्लास का जो तीसरा चैप्टर है, आव्यूह जो है यह संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आव्यूह जो है यह संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। यानी आव्यूह कोई भी लिखते हैं तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं और इसे बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि ए कोई आव्यूह है, ठीक है, तो इसे ज़्यादातर मतलब किताब में इसी सिंबल का प्रयोग करता है, यानी बड़े ब्रैकेट का। जैसे देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, तो ये एक आव्यूह है और इसे जो है बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा गया है। इसको जो है इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और भी आव्यूह के प्रकार, मतलब आव्यूह के प्रकार पढ़ते पहले आव्यूह देख लेते हैं कि आव्यूह जो है संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं और इसे बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिए हैं, यहाँ पर है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर 2, 3, 5, ठीक है। फिर यहाँ पर ले लेते हैं, ये सब आव्यूह है, ठीक है। अब आव्यूह में जो होता है, आव्यूह में मतलब दो चीज महत्वपूर्ण है, एक स्तंभ और दूसरा जो होता है पंक्ति, ठीक है। स्तंभ और पंक्ति, इसको अंग्रेजी में रो लिखते हैं और इसको कॉलम लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आव्यूह में जो है स्तंभ और पंक्ति जो होता है, ठीक है, तो रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, अर्थात पंक्ति किसको बोलते हैं और स्तंभ किसको बोलते हैं। तो देखिए ये एक आव्यूह है और ये जो क्षैतिज तल होता है ये वाला, ये हमारा रो कहलाता है। क्या कहलाता है? रो कहलाता है। और ये जो उदग्र होता है अर्थात जो लंबवत होता है वो हमारा कॉलम कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे m गुणे n, यानी ये आव्यूह है और ये आव्यूह की कोटि कहलाती है, ये आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो पहले हम जो है पंक्ति को लिखते हैं और बाद में जो है हम कॉलम को लिखते हैं, अर्थात स्तंभ को लिखते हैं। जैसे ये आव्यूह है और इसमें 2 रो है अर्थात 2 पंक्ति है और 3 जो है इसमें स्तंभ दिया गया है। अब इस आव्यूह की कोटि पूछा जाए आप लोगों से तो हम बता सकते हैं कि क्या होगा। जैसे यहाँ पे पहले रो लिखते हैं तो रो का वो है 2 है, 1, 2, तो लिख सकते हैं 2 और n यानी कि पंक्ति, यानी कि 1, 2, 3, सॉरी स्तंभ होता है 1, 2, 3, स्तंभ कितने हैं? 3। तो इस आव्यूह का जो स्तंभ है, सॉरी इस आव्यूह का जो कोटि है 2,3 है। अब इस आव्यूह की कोटि के बारे में देखते हैं तो इसमें 2 रो है और 2 ही पंक्ति है, यानी इस आव्यूह का जो कोटि होगा 2 गुणे 2 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आव्यूह का जो प्रकार है वो कैसे होता है। देखिए अब इसके बाद यानी कि टाइप्स ऑफ
मैट्रिक्स पढ़ना है। तो पहला टाइप जो होता है हमारा होता है, पढ़ लेते हैं पहले, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स। यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाते नहीं, बस बता देते हैं डेफिनेशन। ठीक है, पंक्ति आव्यूह तो वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ पंक्ति हो, वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ पंक्ति हो, अर्थात क्षैतिज हो, इस प्रकार। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर केवल इस प्रकार से रहेगा तो उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे एक कोई आव्यूह है और इसमें 3, 4, 5, ये है हमारा पंक्ति आव्यूह। ठीक है, एक और ले लेते हैं B 2, 4। तो देखिए ये वाला केवल है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति कहलाएगा। यानी एक पंक्ति है और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो इसकी कोटि क्या, 1,3, यानी पंक्ति कितना है 1 और स्तंभ कितना है 3। तो अगर एक स्तंभ रहता है, एक पंक्ति रहता है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कितने पंक्ति है 1 और कितने स्तंभ है तो 2। तो जिस आव्यूह का पंक्ति 1 होगा उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे, या वैसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे C एक आव्यूह ले लेते हैं, इसमें देखिए केवल मतलब एक पंक्ति है तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद होता है स्तंभ आव्यूह, यानी होता है कलम आव्यूह। देखिए वैसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो, वैसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे 3, 4, 5। ठीक है, इसमें स्तंभ है और इसमें कलम कितना है, इसमें स्तंभ ये कहलाएगा और ये जो है हमारा वो पंक्ति कहलाएगा। तो हमेशा तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, तो इसमें 3 गुणे क्या हो 1 होगा। इस आव्यूह का जो कोटि होगा 3 गुणे 1 होगा। तो कहने का मतलब जिसमें एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे, जिसमें एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह, और जिसमें एक पंक्ति यानी इसके पहले वाला तो वो जो है पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, और जिसमें एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे B एक और समूह है, एक और आव्यूह ले लेते हैं, जैसे 1, 2। तो इसमें देख रहे हैं कि एक ही स्तंभ है तो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। और एक C आव्यूह लेते हैं 3, 4, 5, 6। इसमें देख रहे हैं कि एक जो है पंक्ति है, तो एक पंक्ति होगा तो उसे पंक्ति आव्यूह, और जब एक स्तंभ रहेगा तो उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ तथा पंक्ति क्या हो बराबर हो, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ तथा पंक्ति क्या हो बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे एक आव्यूह लेते हैं, इसमें 2, 3, 5, 4। इसमें देखिए 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो ये 2 गुणे 2, यानी जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या हो बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे एक और ले लेते हैं, ठीक है, 4, 7, 5, 3, 2, 7, 7, 0, 3। देखिए इसमें पंक्ति कितना है 1, 2, 3 और स्तंभ कितना है 1, 2, 3, यानी इसमें 3 गुणे 3। इस आव्यूह की जो कोटि है, इस आव्यूह की कोटि 3 गुणे 3 और इसका 2 गुणे 2। तो जिस आव्यूह में यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। ये हमारा वर्ग आव्यूह है। फिर इसके बाद आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स।
तो विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसका विकर्ण, तो विकर्ण किसको बोलते हैं देखते हैं इधर, ठीक है। वैसा आव्यूह जिसका विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे 1 0 0 4, देखिए ये हमारा मुख्य विकर्ण कहलाता है। अगर मुख्य विकर्ण को छोड़ करके जितना भी दो अवयव है 0 है तो उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और आव्यूह लेते हैं 3 4 5, ठीक है, 0 4 7 0 0 3, देखिए इसका विकर्ण यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर सारा अवयव शून्य होता है उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे ये विकर्ण आव्यूह है क्योंकि इसका विकर्ण को छोड़कर जितना भी अवयव दिखाई दे रहा है सब शून्य है। यहाँ पर विकर्ण को छोड़ करके सारा अवयव क्या है, शून्य है, तो इसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह यानी कि 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे 0 आव्यूह कहेंगे यानी शून्य आव्यूह कहेंगे। यानी कि 0 0 0 0, ठीक है। ये A आव्यूह है, ये B आव्यूह कुछ इस प्रकार से 0 0 0 0 0 0, यानी कि वैसा भी जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे 0 आव्यूह कहेंगे। केवल 0 दिखाई देगा तो उसे जो है हम शून्य आव्यूह कहेंगे। जैसे ये शून्य आव्यूह है, ये भी शून्य आव्यूह है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अदिश का मतलब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अदिश आव्यूह क्या होगा कि वैसा विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह मतलब वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका विकर्ण क्या हो, समान हो। वैसा विकर्ण आव्यूह यानी वैसा विकर्ण आव्यूह जो अदिश आव्यूह होता है वो एक विकर्ण आव्यूह भी होता है। कब, जब उसके प्रत्येक अवयव जो होंगे समान होंगे तो उसे अदिश आव्यूह कहा जाता है। यानी कि वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका प्रत्येक विकर्ण जो हो, विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो, तो उसी को अदिश आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि विकर्ण आव्यूह जिसमें मतलब विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होना चाहिए, और तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। और विकर्ण आव्यूह में अगर विकर्ण के सारे अवयव बराबर होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 2, फिर यहाँ पे 0, फिर 0 0 0। तो देखिए ये विकर्ण आव्यूह भी है, ये विकर्ण आव्यूह भी है। क्यों, क्योंकि विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव जो है 0 है। देखिए अदिश आव्यूह का मतलब क्या होता है कि यह एक विकर्ण आव्यूह भी है, और यदि विकर्ण आव्यूह का प्रत्येक अवयव एक जैसा होगा तो वो अदिश आव्यूह होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और लास्ट आव्यूह बचा हुआ है, उसको भी बता देते हैं, तत्समक। तत्समक आव्यूह, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो तत्समक आव्यूह का मतलब क्या होगा, ये भी एक विकर्ण आव्यूह भी होता है जिसमें विकर्ण जो है एक होना चाहिए, जिसका विकर्ण क्या होगा, एक होना चाहिए। जैसे ए एक आव्यूह है तो 1 0 0 1, तो ये हमारा विकर्ण क्या हो, एक एक हो, तो जाकर के क्या कहलाएगा, तत्समक आव्यूह कहलाएगा। देखिए कहने का मतलब तत्समक आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका विकर्ण क्या हो, सिर्फ एक हो, तो उसे हम लोग जो है तत्समक आव्यूह कहेंगे। फिर एक भी उदाहरण देख लेते हैं, 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, तो देख रहे हैं कि इसका विकर्ण जो है सिर्फ एक एक है, तो इसे तत्समक आव्यूह कहेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को पहले तो सब बताए हैं, फिर एक बार लास्ट में देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा उससे, ठीक है।
यानी कि आव्यूह के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि आव्यूह जो है संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। यानी आव्यूह संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं और इसे बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। अब उसके बाद आप लोग बताएं आव्यूह के प्रकार बताएं, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह। तो सबका एक एक उदाहरण देकर के बता रहा है कि मतलब कौन पंक्ति आव्यूह होगा। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह में सिर्फ पंक्ति होगा, यानी ये वाला। ठीक है, इस प्रकार जो होता है वो पंक्ति होता है। ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, तो ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब इस आव्यूह की कोटि बतानी है। ठीक है, तो पंक्ति यानी कि रो, पहले रो को लिखते हैं और बाद में जो है कॉलम को लिखते हैं। जैसे किसी भी आव्यूह की जो है कोटि बतानी है कि इसकी कोटि क्या है, तो पहले जो है रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो ये हमारा रो कहलाता है और ये हमारा जो है कॉलम कहलाता है। तो इसमें रो कितना है, 1 है, और कॉलम कितना है, 3 है। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो 1 गुणे 3 होगी। ठीक है, और इसका भी क्या होगा, तो 1 गुणे 3 होगा। यानी कि वैसा पंक्ति जिसमें वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, 1 हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक है, स्तंभ आव्यूह में क्या होगा, तो वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, 1 हो, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, 1 हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और इसमें रो कितना है, तो 1 2 3 रो है और 1 स्तंभ है। तो पहले तो रो को लिखते हैं, यानी रो कितना है, 1 2 3, तो लिख देंगे 3, और स्तंभ कितना है, तो 1, यानी वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, 1 हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ये वाला जो है स्तंभ आव्यूह है, और ये जो होता है क्षैतिज होता है पंक्ति आव्यूह, और जो उदग्र होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इस आव्यूह का जो है कोटि बतानी है, तो स्तंभ तो 1 है और पंक्ति कितना है, 2 है। इसमें स्तंभ 1 है और पंक्ति कितना है, 2 है। तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, बाद में स्तंभ को लिखते हैं। इसमें 2 गुणे 1 इस आव्यूह की कोटि होगी। इसके बाद है वर्ग आव्यूह, तो वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या जो है पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, यानी वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे इसमें देखिए 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो ये जो है वर्ग आव्यूह कहलाएगा, यानी 2 गुणे 2। फिर इसमें देखिए 3 पंक्ति है और 3 ही क्या है, स्तंभ है, तो ये जो हमारा 3 गुणे 3 ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, ये विकर्ण कहलाता है। ठीक है, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर जितने भी अवयव हो सारे शून्य हो, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ये भी एक। अब अदिश आव्यूह क्या है, तो अदिश आव्यूह जो है एक विकर्ण आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, और जो है विकर्ण आव्यूह को कब अदिश आव्यूह कहेंगे, जब उसके विकर्ण के सारे अवयव क्या हो, एक समान हो। यहाँ पे 7 7 है, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। अदिश आव्यूह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है, और उसे कब अदिश कहेंगे, विकर्ण आव्यूह को कब अदिश कहेंगे, जब उसके प्रत्येक अवयव क्या हो, समान हो, तो उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। अब क्या होता है तत्समक आव्यूह, तो तत्समक आव्यूह का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है। जब विकर्ण जो है केवल एक होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे तत्समक आव्यूह। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है आव्यूह समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, आव्यूह का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आव्यूह का पहला क्लास था। ठीक है, दूसरी क्लास में आव्यूह के जो है नियम के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे क्लास में जाकर के हम लोग आव्यूह का जो है प्रश्न और प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।